हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरआर क्लासेस। तो मैंने कहा था कि जो भी सैम्पल पेपर है उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज क्विक रिवीजन देखेंगे और उसमें जो जो इम्पॉर्टेंट होंगे, इम्पॉर्टेंट वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट होंगे जो इस एग्ज़ाम में आने वाले हैं उसे मैं अंडरलाइन करता हुआ बताता जाऊंगा। तो आइए हम लोग आरंभ करते हैं बायोलॉजी के जो कि फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, और उसमें जो पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन वाले जो भी टॉपिक है मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट और वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट के रूप में दिखाता जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि जितने भी हमने सैम्पल पेपर बायोलॉजी के देखे, टेस्ट पेपर थे, वर्कशीट थे, है ना, उनको कंप्लीट करने के बाद मैंने आपसे वादा किया था कि एक क्विक रिवीजन देखेंगे, चैप्टर वाइज देखेंगे और हर एक टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे कि हर एक टॉपिक, जो जो टॉपिक मैं बताऊंगा कि इम्पॉर्टेंट है, उस टॉपिक पर आप विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि उसी टॉपिक से अधिक से अधिक सवाल पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा कि एमसीक्यू के क्वेश्चन हो या फिर एजर्सन रीजन के क्वेश्चन हो, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन हो, डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन हो, पूछा जाता है। तो चलिए आज से हम लोग शुरुआत करते हैं बायोलॉजी के ईच चैप्टर वाइज रिवीजन को, क्विक रिवीजन। ठीक है, तो वीडियो यदि अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए शुरू किया जाए। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, आप देख सकते हो लाइफ प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को दिमाग में रख लेनी है कि लाइफ प्रोसेस क्या है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ वे हमारे जीवन में, हमारे बॉडी के अंदर होने वाली वे सारे प्रोसेस जो हमें जीने में मदद करते हैं, मतलब उनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। इन्हीं को कहते हैं लाइफ प्रोसेस। दोज प्रोसेसेस विच आर परफॉर्म्ड बाय आवर बॉडी फॉर सर्वाइवल। याद रहेगी, दोज प्रोसेसेस विच आर परफॉर्म्ड बाय आवर बॉडी फॉर सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए जो हमारे बॉडी के द्वारा काम किए जाते हैं उसी को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब यहाँ पर लाइफ प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में तो आपके देखेंगे कि एक ही चैप्टर में सारा डाल दिया गया, बाकी के आप दिनेश का बुक हो, विनेश का बुक हो, जो भी आपका रेफरेंस बुक हो, उसमें आप देखोगे कि चैप्टर वाइज इसको बांटा गया। चलिए हम लोग यहाँ पढ़ेंगे सबसे पहले टाइप्स। तो न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन एंड एक्सक्रीशन, ये चार हैं हमारे जीवन में। मतलब ह्यूमन बीइंग्स में अगर हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग प्लांट्स की बात करेंगे, एनिमल्स की बात करेंगे, ये चार लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, क्विक रिवीजन करेंगे हम लोग। सबसे पहले टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है भोजन लेने से उसको पचाकर इजेक्ट कर देना। ठीक है, भोजन लेना, उसको डाइजेस्ट कर लेना, भोजन लेना, डाइजेस्ट कर लेना, दैट इज न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ इनटेक, द प्रोसेस ऑफ इनटेक न्यूट्रिएंट एंड इट्स यूटिलाइजेशन। हमने न्यूट्रिएंट यानी भोजन, अगर अपने लोअर क्लास में पढ़ा है कि भोजन क्यों लिया जाता है, वाई डू वी टेक फूड। वी टेक फूड हम लोग डिफरेंट पर्पज से लेते हैं ना। सबसे पहले तो उससे एनर्जी ऑब्टेन किया जाता है, तो जो भी उसका यूटिलाइजेशन होगा, भोजन इनटेक से लेकर उसका यूटिलाइजेशन तक जो भी होगा, उस प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। अब यहाँ पर न्यूट्रिशन के तहत ध्यान रखेंगे कौन कौन सा प्रोसेस। इंजेक्शन, खाने को अंदर लेना, डाइजेस्ट कर लेना, उसको एब्जॉर्ब हो जाना ब्लड में, और ब्लड में अब जब एब्जॉर्ब हो जाएगा तो उसका बॉडी के द्वारा यूटिलाइज करना, यही हो गया न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या है? जो भी हम लोग पोषक तत्व लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल, ETC, ये सब न्यूट्रिएंट हो गए। टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, आप देखिए ऑर्गेनिज्म, ये चूंकि आपके लोअर क्लास में ही आपने स्टडी किया था कि ऑर्गेनिज्म कितने टाइप का, यानी फूड हैबिट के आधार पर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो खाने के जो हैबिट होते हैं उस आधार पर हमने हार्बीवोरस, कार्निवोरस और हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस, क्या होगा, ओमनीवोरस में हमने बांट रखा है। तो यहाँ पर समझेंगे फैक्ट को। हार्बीवोरस जो होते हैं वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना प्लांट से, है ना, अपना खाना प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। अब उसमें ह्यूमन बींग्स आ गया, एनिमल्स आ गया, एनिमल में गॉट हो गया, है ना, काउ, बफेलो, ये सब क्या है, वो प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट जो है खाकर अपना
एनर्जी ऑब्टेन करते हैं तो उनको हार्बीवोरस कहेंगे। दूसरे कार्निवोरस की बात करेंगे तो लॉयन, टाइगर, ये सब क्या करते हैं, ये सब फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स खाते हैं। फ्लैश ऑफ अदर एनिमल में ह्यूमन बीइंग भी आ गया है ना, इसके अलावा अदर एनिमल्स। तो जो वैसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको हार्बीवोरस कहेंगे, केवल प्लांट से। वैसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे एनिमल को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको कार्निवोरस कहेंगे। और वैसे ऑर्गेनिज्म जो दोनों को लेते हैं, यानी वो खाना प्लांट से भी लेते हैं और खाना को फ्लैश मतलब मांस के रूप में, अंडे के रूप में माने एनिमल से भी प्राप्त करते हैं, उनको कहते हैं ओमनिवोरस। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे एक मेटाबॉलिज्म, बार बार ये वर्ड आएगा कि आखिर मेटाबॉलिज्म में हम लोग को क्या पढ़ना है। तो मेटाबॉलिज्म में देखिए एक एनाबॉलिज्म है, दूसरा कैटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में एक एनाबॉलिज्म है और दूसरा कैटाबॉलिज्म है। इसमें है क्या देखा जाए तो देखिए मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसको मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। याद रहेगा, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसको मेटाबॉलिक कहते हैं। ऑल केमिकल रिएक्शन दैट अकर इनसाइड आवर बॉडी आर कॉल्ड मेटाबॉलिक। ये दो तरह के होते हैं, एक कहा हमने एनाबॉलिज्म है ना, और दूसरा कहा कैटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, देखिए एनाबॉलिज्म कहता है जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं है ना, वो छोटे छोटे से मिलकर बने होते हैं। बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो छोटे, देखिए यहाँ कई सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं। ये मॉलिक्यूल्स मिलकर एक चेन बनाता है, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म क्या होता है, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल वो टूटकर छोटे छोटे बनाते हैं। यानी हमारे बॉडी में दोनों हो गया। मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होती है उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन में बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, छोटे मॉलिक्यूल जुड़कर बड़े मॉलिक्यूल। तो जब जुड़ने की बात आएगा कि छोटे छोटे जुड़कर बड़े बनेंगे तो एनाबॉलिज्म हो जाएगा, बड़े मॉलिक्यूल टूटकर छोटे छोटे बनेंगे तो उसको कैटाबॉलिज्म कहेंगे। ये याद रखेंगे। अब है हमारा ऑप्शन की वाई वी नीड फूड, खाना हम लोगों को क्यों जरूरी है भाई। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारे बॉडी का ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, साथ में एनर्जी ऑब्टेन, जो आप काम कर रहे हो उसके लिए एनर्जी चाहिए तो एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए होता है। इसके साथ में हमारा सेल या टिश्यू डैमेज होता है, जैसे कहीं कट गया, छिल गया, चोट लग गई तो वो डैमेज ही हुआ ना, तो उसके कारण उसको रिपेयर के कारण खाने की जरूरत होती है। तीन ही कारण आप लिख लोगे, ठीक है। लेकिन अभी तक में इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं आया कहीं पर जिसके कारण हमने आप लोगों को नहीं बताया कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ा जाए। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, यहाँ से आपका जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, यहाँ से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया। अब टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग देखेंगे दो तरह का, एक ऑटोट्रॉपिक, एक हेटेरोट्रॉपिक। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में है डिफरेंस क्या, आखिर डिफरेंस क्या है जो हम लोग इसे पढ़ने के लिए जा रहे हैं। चलिए यहाँ पर आएंगे, इस डिफरेंसेस को याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। VBI लिखा है मैंने। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। चलिए समझेंगे। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है, और इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड। वहीं पर बात करेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना खाना अपने नहीं बनाता है, यानी दूसरे से ऑब्टेन करता है, ठीक है। क्लियर हो गई। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना अपने सिंथेसिस करता है, प्रिपेयर करता है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वह न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपना खाना अपने नहीं बनाता है, ठीक है। चलिए ऑटोट्रॉप्स में आ गया। अब अपना खाना बनाने वाले कौन होंगे, ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, है ना। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना जो है वो इनऑर्गेनिक सबस्टांस से बनाते हैं, और हेटेरोट्रॉपिक जो है वो कंज्यूमर हो गए। ऑटोट्रॉपिक प्रोड्यूसर हैं, ग्रीन प्लांट्स एंड सब बैक्टीरिया वो प्रोड्यूस करते हैं हमारे लिए खाना, इसलिए प्रोड्यूसर है। हेटेरोट्रॉपिक क्या करता है, जो भी ऑटोट्रॉपिक ने बनाया उसको कंज्यूम करता है, तो कंज्यूमर हो गया हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक जो है वो सिंपल माने इनऑर्गेनिक सबस्टांस का यूज करता है खाना बनाने के लिए। हेटेरोट्रॉपिक कंज्यूम करता है ऑर्गेनिक सबस्टांस को,
ठीक है, ऑर्गेनिक सबस्टांस को याद रखेंगे। ऑटोट्रॉपिक में इनऑर्गेनिक सबस्टांस का यूज होता है, हेटेरोटॉपिक में ऑर्गेनिक सबस्टांस का यूज होता है। एग्जाम्पल आप दे लेंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है हमारा। हमने आरंभ में ही बताया कि ऑटोट्रॉपिक वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना अपने तैयार करता है, ठीक है, ये कर लेंगे। अब ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के भी दो टाइप्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, आप देख सकते हो दो टाइप्स। तो दो टाइप्स कौन कौन से हैं टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक? एक है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा कैमियोसिंथेटिक, ठीक है। एक है आपका फोटोसिंथेटिक और एक है कैमियोसिंथेटिक। चलिए इनके बारे में स्टडी किया जाए। तो फोटोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ये ऐसा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया जो होता है अपना खाना अपने बनाता है यूजिंग सनलाइट। याद रहेगा कि फोटोसिंथेटिक, फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो बना है फोटोन शब्द से। फोटोन क्या है, पार्टिकल ऑफ लाइट। तो फोटोटॉपिक जो न्यूट्रिशन होता है, फोटोसिंथेटिक ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन होता है, इसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना सनलाइट के मदद से बनाते हैं। कैमियोसिंथेटिक अगर हम लोग बात करेंगे, कैमियोसिंथेटिक ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन, तो कैमियो का मतलब केमिकल्स, तो इसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपना खाना केमिकल्स की मदद से बनाते हैं। केमिकल्स की मदद से, जैसे कुछ बैक्टीरिया हो गया है ना, वो बैक्टीरिया अपना खाना कुछ केमिकल्स के मदद से बनाते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होने वाला है, पहला तो हमने बताया कि डिफरेंसेस आप याद कर लोगे। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम लोग ग्रीन प्लांट्स का इंपॉर्टेंस देखेंगे, ग्रीन प्लांट्स वाला, है ना, इसे समझने का प्रयास करेंगे, बढ़िया से समझेंगे इसको, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है टॉपिक। चलिए सबसे पहले ये जो देख रहे हो आप, केमिकल रिएक्शन को दिखाया है केमिकल इक्वेशन के रूप में, ये आप लोगों को याद रहनी चाहिए, ठीक है, कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो हमारा स्टार्च बनता है ना, और 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज हो जाता है। तो ये तो वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, ऑक्सीजन और वाटर, किसके लिए, प्लांट्स के लिए। अब यहाँ पर ये मैकेनिज्म, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैकेनिज्म क्या है फोटोसिंथेसिस का? सबसे पहले देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। प्लांट में जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होते हैं, तो क्लोरोफिल क्या करता है, वो सनलाइट को ऑब्जर्व करता है, सनलाइट को ऑब्जर्व करके वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। याद रखेंगे क्लोरोफिल क्या करता है, तो यहाँ हमने लिखा ना सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल सनलाइट को ऑब्जर्व करता है और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्यों करता है, ताकि वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक किया जाए, तोड़ा जा सके। जैसे वाटर H2O से मिलकर बना है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ा जा सके, ठीक है। अब यहाँ पर है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब क्या हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड के जो ऑक्सीजन है उससे निकल जाएंगे। रिडक्शन में ही हुआ ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है उसका ऑक्सीजन निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर याद रखेंगे कि ये जो देख रहे हो, ये जो देख रहे हो आप, ये क्या है, ये आपका जो है क्लोरोफिल दिखाया गया है, ठीक है। ये क्लोरोफिल में दो तरह का रिएक्शन होता है, एक लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन। तो यहाँ पर जो देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये पार्ट हो गया आपका क्या, इस पार्ट को हम लोग कहेंगे आउटर मेम्ब्रेन। बाहर में एक लाइन देख रहा है ना, बाउंड्री, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाला जो लाइन है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो खाली स्थान देख रहे हो, तो ये हो गया स्टेमा, और ये जो देख रहे हो कड़ी बना हुआ, चेन जैसा बना हुआ, ये हो गया ग्रेनम, ठीक है। और यहाँ पर जो एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से जोड़ रखा है, उसे हम लोग कहते हैं थैलोकॉइड। तो यहाँ पर इसका दो पार्ट समझ लीजिए। एक तो डार्क रिएक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन जो होता है वो डार्क रिएक्शन है। तो लाइट की प्रेजेंस जरूरी नहीं है उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन में। वहाँ पर रिडक्शन होगा, मैंने ऑक्सीजन निकल जाएगा, और ऑक्सीजन निकल जाएगा तो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर वो स्टार्च बना देगा। लाइट रिएक्शन में क्या होगा,
तो लाइट रिएक्शन होगा, ग्रेनम जो देख रहे हो, तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन से पार्ट में हो रहा है, कौन से पार्ट में जो है डार्क रिएक्शन हो रहा है, कौन से पार्ट में लाइट रिएक्शन हो रहा है। तो ग्रेनम के अंदर लाइट रिएक्शन और स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन, याद रहेगा ना। स्ट्रोमा में जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, रिडक्शन होगा, O2 उससे अलग हो जाएगा और H2 के मॉलिक्यूल से जुड़कर वो स्टार्च बना देगा। और लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, ग्रेनम के अंदर। ग्रेनम के अंदर जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स वो क्या होंगे, जुड़ेंगे। और चूंकि सनलाइट क्या करता है, हाइड्रोलाइसिस, वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं। ये पार्ट समझ में आ गया। आप देखिए यहाँ पर नोट में आप पढ़ोगे कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो ऑक्सीजन इसलिए रिलीज होगा कि वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ था, तो ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट के ऊपर निकल जाएगा। इसके अलावा जो है ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में जमा रहता है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्लांट में जो ग्लूकोज होता है किस रूप में स्टोर रहता है, तो आप लिखोगे स्टार्च के रूप में स्टोर रहता है। आदमी में, मनुष्य में किस रूप में रहता है, तो ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर रहता है। मनुष्यों में, हम लोगों में जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर होता है और प्लांट में स्टार्च के रूप में। ठीक है, चलिए। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग स्टोमेटा के फंक्शन को देखेंगे और इससे क्वेश्चन पूछता है। ये टॉपिक आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VBI। ठीक है, इसमें स्टोमेटा के पार्ट को समझना है, उसके फंक्शन को समझना। VBI जो बता रहा हूँ उस टॉपिक को विशेष आप स्टडी करोगे। तो स्टोमेटा क्या है, तो ये लीफ के सरफेस पर पाए जाने वाले छोटे छोटे स्मॉल होल्स होते हैं, एकदम टाइनी पोर्स हम लोग बोल सकते हैं, छोटे छोटे जो माइक्रोस्कोपिक पोर होंगे, माइक्रोस्कोप के मदद से उनके देखा जा सकता है। स्टोमेटा डिफाइन तो कर लिया, वाटर स्टोमेटा, स्टोमेटा टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, हो गया। फंक्शन क्या है, स्टोमेटा का फंक्शन दो है। पहला है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, माने O2 छोड़ना, CO2 लेना। O2 और CO2 का जो है एक्सचेंज करना स्टोमेटा के थ्रू होता है। और दूसरा जो अभी हमने देखा कि जो एक्सेस वाटर बन रहा है फोटोसिंथेसिस में, जो एक्सेस वाटर बन रहा है जो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में है, उस वाटर को एक्सेस क्वांटिटी में जो वाटर होता है उसको स्टोमेटा के थ्रू बाहर फेंकना। और उसके लिए कौन काम करता है, हमारा गार्ड सेल। तो गार्ड सेल का फंक्शन पूछ देगा, भाई गार्ड सेल का फंक्शन क्या है, तो वाटर को अंदर ले लेना या वाटर को बाहर छोड़ देना, तो वाटर को बाहर छोड़ देना। तो स्टोमेटा के थ्रू जो वाटर, एक्सेस वाटर बाहर निकलता है उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ समझेंगे कि स्टोमेटा किस तरह खुलता है, बंद होता है, पूरा समझना है इसमें। सबसे पहले देखिए यहाँ पर स्टोमेटा जो है ये क्लोज है, यहाँ पर कोई होल नहीं दिख रहा है, यहाँ पर होल दिख रहा है, यहाँ होल नहीं है, मतलब क्लोज है। और ये क्लोज कब होता है, जब वाटर के मॉलिक्यूल्स, जो है जो लीफ में थे, जो खाना बना, एक्सेस वाटर बना, वो एक्सेस वाटर गार्ड सेल में चले जाते हैं, गार्ड सेल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो गार्ड सेल के अंदर जैसे बैलून में आप हवा भरते हो तो बैलून क्या होता है, सॉलिन हो जाता है, फूल जाता है। तो गार्ड सेल फूल हो जाएगा, फूल जाएगा तो क्या होगा भाई, फूल जाएगा तो उस समय स्टोमेटा बंद हो जाएगा। स्टोमेटा वहाँ पर स्टोमेटा खुलेगा, फूल जाने से स्टोमेटा खुलेगा, है ना। तो ये स्टोमेटा देखिए खुल गया, ओपन हो गया। कब हुआ, जब ये गार्ड सेल से यहाँ पानी निकलने लगा। पानी जैसे ही निकलेगा तो ये स्टोमेटा, माने स्टोमेटा खुलने का मतलब गार्ड सेल से पानी निकल जाना। स्टोमेटा बंद होगा तो H2O थोड़ी बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर से जैसे ही ये खुल गया, जैसे ही ये स्वॉलन हुआ, स्वॉलन होने से खुल गया, और स्वॉलन होने से खुल गया, पानी बाहर निकल गया। पानी बाहर निकलने से क्या होगा, फिर पिचक जाएगा, कंट्रैक्ट हो जाएगा। बैलून से हवा निकल जाएगी तो पिचक जाएगा, तो पिचक जाने से क्या होगा, दोनों सट जाएगा, है ना। जैसे ही इसमें, जैसे ये मान लीजिए गार्ड सेल है, जैसे ही हवा भरा तो ये क्या होगा, स्वॉलन होगा। देखिए बीच में क्या होगा, स्टोमेटा खुल रहा है। अब इससे सारा पानी ट्रांसपिरेशन के माध्यम से निकला, एक्सेस ऑफ वाटर जैसे निकला, ये फिर से पिचक गया, ये पिचक गया, तो क्या हुआ, स्टोमेटा बंद हो गया। ठीक है, क्लियर हो गई। चलिए, गार्ड सेल का काम है पानी को बाहर निकाल देना। स्टोमेटा एक रास्ता है जिसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है, साथ में एक्सेस वाटर निकलता है ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से। अब हम लोगों को पूछा है कि फोटोसिंथेसिस का महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है ये। तो फोटोसिंथेसिस का जो है, देखिए फोटोसिंथेसिस अगर हम लोग बात करेंगे भाई, प्लांट तो प्रोड्यूसर है।
अगर प्लांट नहीं होंगे तो कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। जो ट्रॉपिकल लेवल फूड चेन में आप पढ़ते हो तो वहाँ पर देखोगे फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल में हमारा ग्रीन प्लांट्स है जो कि प्रोड्यूसर है। अगर वो ना हो तो सेकेंडरी या टर्टरी या प्राइमरी कंज्यूमर कोई नहीं होगा। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से हम लोग सोलर एनर्जी को लेते हैं। अब सोलर एनर्जी को किसने लिया था? प्लांट ले लिया था। क्लोरोफिल ऑब्जर्व किया और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया और उससे जो एनर्जी रिलीज हुई वो एनर्जी को हमने ऑब्टेन किया। दूसरा, ग्रीन प्लांट्स जो है, ग्रीन प्लांट्स की बात करेंगे तो वो प्रोड्यूसर है, और प्रोड्यूसर है तो इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखते हैं, बनाए रखते हैं, है ना। क्योंकि हम लोग डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो प्लांट पर डिपेंड है। अगर बात करेंगे कि लॉयन क्या प्लांट के बिना जीवित रहेगा तो हम लोग बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं रहेगा? लॉयन तो प्लांट प्रोडक्ट नहीं खाता है भाई, इनडायरेक्टली तो खाता है। अगर हिरन प्लांट को खा रहा है तो हिरन को लॉयन खा रहा है। अगर प्लांट ना हो तो हिरन डाई कर जाएगा, और अगर हिरन डाई कर जाएगा तो लॉयन डाई कर जाएगा, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो स्टोमेटा वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को आप लोग पढ़ लेंगे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अब ये जो दिया है हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन और इसका टाइप, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चन आपने देखा सैम्पल पेपर से पूछा गया। तो चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन क्या है। तो हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, तो दूसरे ऑर्गेनिज्म से, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना बनाता है। क्योंकि वो अपना खाना ऑब्टेन करता है, बनाता नहीं है। हेट्रोटॉपिक अपना खाना नहीं बनाता, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से, चाहे प्लांट हो एनिमल्स हो, अपना खाना प्राप्त करता है। और हेट्रोटॉपिक को हमने 3 कैटेगरी में बांटा, होलोजोइक, पैरासाइटिक और सैप्रोफाइटिक। क्या आपको डेफिनेशन पूछेगा? नहीं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। किस तरह के सवाल पूछेंगे आप आइए यहाँ पर देखते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन, पहले हर एक न्यूट्रिशन को समझेंगे। अगर हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो उसमें होलोजोइक, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक। होलोजोइक, होलो शब्द मतलब होता है होल, होलो शब्द का मतलब होता है होल, मतलब जो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वैसे जैसे मनुष्य की बात करेंगे, काऊ की बात करेंगे, डॉग की बात करेंगे, तो यहाँ होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। वो खाने को ऑब्टेन करता है, होल खाने को ऑब्टेन करता है, बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करता है। याद रहेगा, खाने को ऑब्टेन करता है, बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करता है। वैसे न्यूट्रिशन करने वाले को हम लोग कहेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से पर रहकर, यानी उसके बॉडी पर रहकर या बॉडी के अंदर रहकर, बॉडी पर रहकर या बॉडी के अंदर रहकर खाना प्राप्त करते हैं। अब वो ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट भी हो सकता है, वो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, कुछ बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, लीचेज है ना। ये सब क्या है? पैरासाइटिक है। जैसे जू होते हैं ना, जू होते हैं, तो जू क्या करता है? हमारे बॉडी में रहकर हमसे खाना प्राप्त करता है। टैपवर्म हमारे बॉडी के इनसाइड रहकर हमसे खाना प्राप्त करता है। तो ये हो गया पैरासाइटिक। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होगा? इसमें जो न्यूट्रिशन होगा, मतलब जो खाना होगा, वो बॉडी के बाहर ही डाइजेस्ट होगा। खाना बॉडी के बाहर ही डाइजेस्ट होगा। कैसे होगा? तो ऑर्गेनिज्म जो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करेगा ना, वो एक तरह का एंजाइम सीक्रेट करेगा। एंजाइम सीक्रेट करेगा तो जो भी खाना है कॉम्प्लेक्स मोड में, उसको सिंपलर मोड में तोड़ेगा और उसको बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर लेगा। जैसे बैक्टीरिया वगैरह होता है, डिकम्पोजर क्या करते हैं? चीज़ों को सड़ाते हैं। जैसे कोई जीव मर जाए, या फिर मान लीजिए प्लांट का जो पार्ट है, जैसे लीफ हो गया, फ्रूट हो गया, फ्लावर हो गया, जो मिट्टी में गिरता है, तो डिकम्पोजर क्या करते हैं? कुछ एंजाइम सीक्रेट करते हैं और उसको जो है सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़कर ऑब्जर्व कर लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो वो हो गए। तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ ऑर्गेनिज्म का नाम दे देगा और पूछेगा
क्या यहाँ पर हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन कर रहा है? तो भाई जितने भी प्लांट को एंड सब बैक्टीरिया को छोड़कर जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब हेटरोटॉपिक करता है। जो अपना खाना नहीं बनाता है हेटरोटॉपिक। हेटरोटॉपिक में आप लोगों को याद रखना है कि पैरासाइटिक कौन कौन करता है, जो दूसरे के बॉडी पर बॉडी के अंदर रहकर खाना लेता है वो। सैप्रोफाइटिक कौन करता है? डिकम्पोजर सब, जो डिकम्पोज करता है, सड़े गले चीज़ों से अपना खाना प्राप्त करता है। जैसे मशरूम की बात कर लें तो वो सड़े गले चीज़ों पर उगता है ना। होलोजोइक हो गया बारीकी के एनिमल्स, जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गया, बंदर हो गया, काव हो गया, बफेलो, सब होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। क्लियर हो गया? तो ये टॉपिक को आपको याद करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है। अब है अमीबा। तो अमीबा का रिप्रोडक्शन से संबंधित क्वेश्चन और अमीबा का न्यूट्रिशन से संबंधित क्वेश्चन ये तो पूछेगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि ये अमीबा न्यूट्रिशन कैसे करता है। तो सबसे पहले इस डायग्राम को देख लीजिए। यह डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको लोग एकदम प्रैक्टिस कर करके जो है इतनी कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अमीबा में देखिए, अमीबा क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, याद रहेगा। और होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। ये होलोजोइक मतलब खाने को अंदर लेता है और शरीर के बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करता है, हमारी तरह, आप लोगों की तरह ये खाने को अंदर लेकर डाइजेस्ट करता है। इसमें क्या होता है ना, कोई पार्टिकुलर ऑर्गन नहीं होता भाई। यूनिसेलुलर है तो यूनिसेलुलर है तो ऑर्गन कहाँ से होगा? सेल्स क्या करते हैं? टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं। यहाँ तो यूनिसेलुलर है। ये इसका कोई अपना रूप नहीं होता, आकार नहीं होता, प्रकार नहीं होता। इस तरह किसी तरह बना दीजिए, लेकिन एक मान लिया गया बुक में इस तरह बनाना। तो ये कैसे खाना प्राप्त करता है? देखिए पहले वाले फिगर में ये खाने को सेंस करता है। नाक तो होता नहीं भाई, नाक नहीं होता, आँख नहीं होता, पैर नहीं होता, हाथ नहीं होता। ये खाने को सेंस करता है। जैसे ही खाने को सेंस करता है तो ये वाला देख रहे हैं ना, इस चीज़ को ये ग्रोथ करता है, इस चीज़ को ग्रोथ करता है। इसको कहते हैं सूडोपोडिया। देखेंगे यहाँ सेकेंड वाले फिगर में, यहाँ पर ग्रोथ कर दिया, खाने को घेरने लगा, इसे आकर पकड़ने लगा खाने को, है ना। तो ये सूडोपोडिया के माध्यम से क्या होता है? मोशन भी करता है, चलता भी है और खाने को कैच करता है। चलिए ये क्या किया? एक फॉल्स फिट बना लिया, जिसको कहेंगे सूडोपोडिया। क्यों बनाया? खाने को कैप्चर करने के लिए। कैप्चर कर लिया गया, खाने को अंदर चला गया और ये खाना अंदर जाके ये जो पार्ट देख रहे हो ये फूड वैक्यूल है। क्या है? फूड वैक्यूल है। अब फूड वैक्यूल में जब खाना आ गया तो यहाँ पर जो देख रहे हैं साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म से कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होने लगता है। कहाँ पर आता है? तो फूड वैक्यूल में। ये साइटोप्लाज्म से क्या हो रहा है? सीक्रेशन ऑफ एंजाइम्स। ये एंजाइम क्या करेगा? खाने को डाइजेस्ट करेगा। बाय डाइजेशन तो हो गया, खाना तो डाइजेस्ट हो गया, सॉल्यूबल बन गया, है ना। और इसके द्वारा ऑब्जर्व कर लिया, एनर्जी इसको मिल गया। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा, जैसे हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, उस वेस्ट प्रोडक्ट को ये बाहर निकाल देगा, थ्रो आउट कर देगा, डिफ्यूजन के माध्यम से थ्रो आउट कर देगा। चलिए क्लियर हो गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को हम लोग स्टडी करेंगे ताकि कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। अब आ गई न्यूट्रिशन। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है ये आप VBI कर लो, VBI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं इससे, ठीक है। चलिए ह्यूमन बीइंग में हम लोग देखेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ये प्रोसेस 5 रूप में होता है। देखिए इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ठीक है। इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड, खाने को अंदर लेना, माउथ में ले लेना, है ना। और माउथ में लेने के बाद माउथ में क्या क्या काम होता है? कटिंग होता है, ग्राइंडिंग होता है, चीविंग होता है, हमारा टीथ का काम है, उतना आपको नहीं जाना है। बट इंजेशन क्या हो गया? तो इंजेशन ये प्रोसेस जो है अमीबा में भी था, अमीबा में था। अमीबा तो खाना को इंजेक्ट किया था, डाइजेस्ट किया था, एब्जॉर्ब किया। एसिमिलेशन मतलब उसको यूज कर लिया। इजेशन मैंने बॉडी के बाहर निकाल दिया। 5 प्रोसेस होलोजोइक न्यूट्रिशन में होगा ही होगा, याद कर लेंगे। तो इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सबस्टांस इनटू सिंपलर या स्मॉलर सॉल्युबल फूड सबस्टांस। यानी जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल होता है उसको सिंपल पार्टिकल में तोड़ देना, दैट इज डाइजेशन होता है, ताकि उसको ऑब्जर्व किया जा सके। जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है, प्रोटीन अमाइनो एसिड में, फैट फैटी एसिड और ग्लिसरीन में टूटता है। ये पॉइंट याद कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन अमाइनो एसिड में, फैट फैटी एसिड में,
ठीक है। एब्जॉर्प्शन हो गया, जो डाइजेस्टेड फूड में ग्लूकोज बना या अमाइनो एसिड बना या ग्लिसरॉल बना, है ना, तो डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, कहाँ चला जाता है, वो सेल में चला जाता है। हम लोग पूरा प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं। एसिमिलेशन क्या है, जो भी फूड एब्जॉर्ब किया गया है उसका यूज़ करना, उसको एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए यूज़ करना, या फिर जो भी सेल या टिश्यू डैमेज हुआ उसको रिपेयर करने के लिए यूज़ करना। इजेशन, जो वेस्ट प्रोडक्ट बना उसको शरीर से बाहर निकालना। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे ये जो पूरा हमारे, ऐसे तो बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन हैं, बहुत सारे सेल हैं, टिश्यू है, लेकिन यहाँ पर केवल वैसे को दिखाया गया है जो आपका डाइजेशन से यानी न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। सबसे पहले आ जाइए माउथ, बकल कैविटी, है ना। बकल कैविटी में हमने खाना लिया, यहाँ पर चीविंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, कटिंग हो गया, और साथ में जो भी एंजाइम वगैरह अगर मिलना हुआ, जैसे कि अमाइलेज होता है ना, सलाइवरी अमाइलेज, आगे देखेंगे हम लोग, वो मिक्स होता है। पार्ट को केवल समझिए, ये माउथ हो गया, यहाँ पर एपिग्लोटिस है। एपिग्लोटिस का काम क्या है, एक बार फूड पाइप को बंद करना तो एक बार विंड पाइप को बंद करना। जब हम लोग खा रहे होते हैं तो हमारा लंग्स में पार्टिकल ना चला जाए, इसलिए विंड पाइप को बंद करता है, एपिग्लोटिस का काम है। एसोफेगस क्या है, फूड पाइप को एसोफेगस या फूड पाइप आप लिख सकते हो, ये डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है, इसलिए हम लोग BBI कर देते हैं इसको। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे हमारा स्टोमक है। स्टोमक में जो है खाना आ जाता है। फिर हमारा लीवर का भी योगदान होता है, लीवर में गाल ब्लैडर होता है, उसका भी योगदान, सबका फंक्शन पढ़ेंगे। फिर हमारा पैनक्रियाज हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, और यहाँ पर अपेंडिक्स वगैरह दिखाया गया है, इरेक्टम, एनम, ये काम नहीं है, केवल डाइजेशन वाले पार्ट को हम लोग समझेंगे यहाँ पर। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्री कैनल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनल का अगर डिफाइन पूछ दिया जाए तो आप क्या बोलोगे, तो एलिमेंट्री कैनल एक हॉलो ट्यूब है, एक हॉलो पाइप है, एक ट्यूब है, जिसमें कि फूड पाइप माउथ को छोड़कर जो हो गया वो बाकी के ऑर्गन, कहाँ तक हो गया ऑर्गन, तो आपका लार्ज इंटेस्टाइन, यानी हो गया फूड पाइप, फूड पाइप के बाद स्टोमक, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ तक आपका हो गया एलिमेंट्री कैनल। और एसेसरी ऑर्गन्स कौन होता है, तो ये मतलब ये चीज़ दोनों में आप डिफरेंस याद रखेंगे कि एलिमेंट्री कैनल से होकर खाना गुजरता है, रियली में गुजरता है, ठीक है। ये एक पाइप है, इससे खाना, जैसे बकल कैविटी से आ गया आपका फूड पाइप से आ गया स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, मन खाना उससे होकर गुजरता है। और ये जो ऑर्गन है एसेसरी ऑर्गन्स, वो उससे होकर खाना गुजरता नहीं है, लेकिन वो खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। बस इतना ही याद रखना, जिसमें लीवर, पैनक्रियास, सलाइवरी ग्लैंड हम लोग पढ़ेंगे ये 3 पॉइंट्स, ठीक है। चलिए अगर हम लोग एक एक करके पढ़ें तो इसमें बहुत समय लग जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को पढ़ेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम लोग माउथ में पढ़ेंगे बकल कैविटी। तो बकल कैविटी में क्या होता है ना कि स्लाइवरी ग्लैंड होता है, वो स्लाइवरी ग्लैंड स्लाइवा, मतलब जिसको लार कहते हैं, तो वो लार निकालता। स्लाइवरी ग्लैंड क्या होता है, लार निकालता, स्लाइवा निकालता, और उसमें एक एंजाइम होता है स्लाइवरी एंजाइम। बस इस पॉइंट को पढ़ना है। फूड पाइप, अब फूड पाइप के बारे में यहाँ पर क्या पढ़ना है, तो ये वाला पढ़ना है, रिदमिक कंट्रैक्शन जो होता है, रिलैक्सेशन ऑफ मसल, फूड पाइप को, इसको हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में क्या होता है कि फूड पाइप इस तरह जो है, इस तरह फैलता सिकुड़ता, क्यों, ताकि खाने को नीचे पुश किया जाए, स्टोमक में भेजा जाए। इस प्रोसेस को पेरिस्टाल्टिक कहते हैं, ये वाला पॉइंट याद रखेंगे। स्टोमक का कौन सा शेप होता है, जे शेप, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। चलिए स्टोमक दो तरह से
मदद करता है खाने को डाइजेस्ट करने में। पहला है चर्निंग ऑफ फूड। चर्निंग ऑफ फूड का मतलब स्टोमक क्या होता है ना, आगे पीछे ऐसे ऐसे मूव करता है। ये मैकेनिकल डाइजेशन हुआ। ये क्या करता है, खाने को मिक्स करता है, खाने को मिक्स करने का काम करता है। जो भी एंजाइम वगैरह है या गैस्ट्रिक जूसेस उसको मिक्स करने का काम करता है। तो ये मिक्सर मशीन इसको कह लीजिए। एक तो हो गया चर्निंग ऑफ फूड करता है, दूसरा केमिकल डाइजेशन करता है, मतलब ये गैस्ट्रिक जूस निकालता है। गैस्ट्रिक जूस 3 हो गया। ये पॉइंट याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है। पेप्सिन, HCl, म्यूकस। पेप्सिन, HCl, म्यूकस। सबसे पहले फंक्शन समझ लीजिए स्टोमक में। स्टोमक का जो शेप होता है, जे शेप होता है, ये 2 तरह का डाइजेशन करता है, चर्निंग ऑफ फूड, मिक्सिंग ऑफ फूड। दूसरा केमिकल डाइजेशन सीक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूसेस, जिसमें होता है पेप्सिन, HCl, म्यूकस। HCl का फंक्शन पूछ दे तो क्या करेंगे, तो HCl का पहला काम होता है जो भी खाने में बैक्टीरिया होगा उसको किल कर देना, ठीक है। दूसरा काम क्या होगा, तो खाने को एसिडिक बना देना। HCl क्या है, एसिड है, हेवी एसिड है ना। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्टोमक के वाल को जला सकता है। तो HCl का क्या काम हो गया, तो खाने को एसिडिक बनाना है। भाई खाने को एसिडिक क्यों बनाया जाए, ये जो पेप्सिन देख रहे हो ना, पेप्सिन ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। किसको, प्रोटीन को। पूछेगा आपको प्रोटीन से रिलेटेड, कार्बोहाइड्रेट या फैट से रिलेटेड, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, BBI। तो पेप्सिन क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को। लेकिन ये पेप्सिन तभी काम करेगा जब खाना एसिडिक होगा, तो इसीलिए HCl उसमें मिक्स होकर खाने को एसिडिक बना देता है और पेप्सिन उसको ब्रेक डाउन करता है। तो म्यूकस का क्या काम है, म्यूकस क्या होता है, एकदम गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ, वो पूरे स्टोमक के वाल पर चिपका रहता है। क्यों, HCl हमने कहा ना कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो पेट के स्टोमक के वाल को जला सकता है ना, तो इसलिए उसको बचाने के लिए म्यूकस होता है। समझ में आ गया तीनों फंक्शन। HCl खाने को एसिडिक बनाता है, जर्म्स को किल करता है। पेप्सिन एसिडिक खाने में जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। म्यूकस स्टोमक के इनर वाल को प्रोटेक्ट करता है HCl के इफेक्ट से। क्लियर हो गई। चलिए आगे पढ़ा जाए। इसमें हर एक पॉइंट्स को ध्यान से सुनोगे अभी। अब ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इट इज, यहाँ पर इसका लेंथ दिया है 5 से 6.5 मीटर लंबा। स्मॉल इंटेस्टाइन 5 से 6.5 मीटर लंबा होता है, ठीक है। साथ में ये कई तरह के, जैसे इंटेस्टिनल जूस सिक्रेट करता है। स्मॉल इंटेस्टिनल जूस सिक्रेट करता है, जिसमें कुछ एंजाइम होते हैं जो इसको तोड़ने का काम करता है। अब वो कौन हो गया, देखिए फाइनल डाइजेशन अगर खाने का होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज में डाइजेशन नहीं होता है, वहाँ वेस्ट प्रोडक्ट जाता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटेगा, प्रोटीन अमाइनो एसिड में, फैट फैटी एसिड में, यहीं पर कन्वर्ट होगा। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे नहीं पढ़ना है, केवल लेंथ पढ़ लीजिए। 1.5 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है जो एक्सेस वाटर है उसको रीऑब्जर्व करके ब्लड में डाल देना, ठीक है। अब लीवर, ये लीवर वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। लीवर बोलेंगे तो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है लीवर, ठीक है। ये क्या करता है, बाइल जूस सिक्रेट करता है। और बाइल जूस कहाँ, लीवर में कहाँ स्टोर रहता है, तो लीवर के गाल ब्लैडर में। लीवर के अंदर गाल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर रहता है। ध्यान से सुनेंगे हर एक बात को। बाइल जूस लीवर के अंदर गाल ब्लैडर में स्टोर रहता है, ठीक है। ये क्या करता है बाइल जूस, पहले देखिए HCl क्या किया, खाने को एसिडिक बनाया ताकि पेप्सिन काम से कर सके। बाइल जूस क्या करेगा, खाने को अल्कलाइन बनाएगा, बेसिक बनाएगा। तो बेस और अल्कलाइन में क्या डिफरेंस है, अल्कलाइन सॉल्यूबल बेस होता है ना, इसलिए हम लोग बोलेंगे खाने को अल्कलाइन बनाएगा। क्यों, ताकि प्रोटीन का डाइजेशन हो सके। प्रोटीन का डाइजेशन तो हुआ था, पेप्सिन ने किया था उसको ब्रेक डाउन, तो वहाँ से जो ब्रेक डाउन हुआ पेप्सिन का, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन माने पैनक्रिया जो एक एंजाइम सिक्रेट करेगा, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। हम पूरे प्रोसेस को यहाँ पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। केवल इस पॉइंट को याद रखेंगे। और बाइल जूस का क्या काम है, बाइल जूस फैट को इमल्सिफाइड करता है, फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ता है। चलिए इम्पॉर्टेंट है पैनक्रियाज भी इम्पॉर्टेंट है आपका टॉपिक। चलिए
ये क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस निकालता है जिसमें कि ट्रिप्सिन, लिपेज और पैनक्रियाटिक अमाइलेज होता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ेगा, लिपेज फैट को, इमल्सिफाइड फैट जो हुआ था, जो को बाइल जूस के द्वारा इमल्सिफिकेशन हुआ था ना, उसी फैट को लिपेज क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा और उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ेगा। पैनक्रियाटिक अमाइलेज, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को, एक अमाइलेज कहाँ निकला था, स्लाइवरी अमाइलेज, याद रखिए, बकल कैविटी में, जो कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा था। उस टूटे हुए कार्बोहाइड्रेट को फाइनली तोड़ा जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूस के माध्यम से, जो कि है पैनक्रियाटिक अमाइलेज। हो गया। विलीज के बारे में आप जान लीजिए कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें विलीज जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और उसमें काफ़ी ब्लड वेसल्स होते हैं। वो ब्लड वेसल क्या करता है, विली क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर के सरफेस को बढ़ाता है। बढ़ाने से क्या होता है, खाने को डाइजेस्ट होने में मदद मिलता है। दूसरा, जो खाना डाइजेस्ट हो गया, जैसे ग्लूकोज बना, तो उस ग्लूकोज को ऑब्जर्व कर लेना, चूँकि उसके अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल होते हैं और उसी ब्लड वेसल के माध्यम से वो सेल तक आता है। अब इस प्रोसेस को पूरा हम लोग समझने वाले हैं कि हमारे इस बॉडी में खाने का डाइजेशन कैसे होता है। सबसे पहले माउथ में आ जाइए। तो माउथ में क्या करता है, टीथ है तो उसको चिविंग करेगा, ग्राइंडिंग करेगा। टंग क्या करेगा, रोलिंग करेगा। स्लाइवरी ग्लैंड क्या करेगा, स्लाइवा यानी स्लाइवरी अमाइलेज सीक्रेट करेगा, जो कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट को क्या करेगा, तोड़ेगा। किसमें, माल्टोज में। याद रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में कन्वर्ट हो गया। कहाँ पर, बकल कैविटी में। माउथ बकल कैविटी में केवल कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, प्रोटीन और फैट का नहीं होता है, ठीक है, याद रहेगा। कौन करता है, स्लाइवरी ग्लैंड से निकलने वाली जो एंजाइम होती है स्लाइवरी अमाइलेज, वो। फिर खाना आ जाता है फूड पाइप में। फूड पाइप क्या करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, याद है ना, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्शन। क्यों करता है, क्या ये भी खाने को डाइजेस्ट करता, नहीं, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करके खाने को नीचे धकेलता है कि वो स्टोमक में चला जाए। चलिए, खाना फाइनली स्टोमक में पहुंच गया। अब स्टोमक क्या करेगा, गैस्ट्रिक जूस निकालेगा। बताया मैंने, पेप्सिन, HCl, म्यूकस। याद रखेंगे कि गैस्ट्रिक जूसेस कहाँ निकलती है, स्टोमक में निकलती है। स्टोमक में कौन कौन सी, पेप्सिन, HCl, म्यूकस। HCl क्या करता है, तो HCl बैक्टीरिया को किल करेगा, साथ में खाने को एसिडिक बनाएगा ताकि पेप्सिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सके, तोड़ सके। और म्यूकस क्या करेगा, स्टोमक के इनर वाल को प्रोटेक्ट करेगा HCl के इफेक्ट से। जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले यहाँ पर दो ग्लैंड है, लीवर और पैनक्रियाज, ठीक है। लीवर और पैनक्रियाज अपना काम कर लेते हैं। भाई खाना आगे बढ़ रहा है ना, तो वो लीवर क्या करेगा, लीवर के अंदर जो गाल ब्लैडर होता है उसमें बाइल जूस रहता है, तो ये बाइल जूस निकाल कर देगा, खाने में मिक्स करेगा। वो खाना जो आ रहा था तो वो तो एसिडिक था, स्टोमक से निकला तो एसिडिक मीडियम में था, लेकिन इस खाने को वो क्या करेगा, बाइल जूस मिक्स हो जाएगा और खाने को अल्कलाइन बना देगा। अल्कलाइन क्यों बनाएगा भाई, बेस एसिडिक क्यों बना था, ताकि पेप्सिन काम करे। पेप्सिन तभी काम करेगा जब खाना एसिडिक होगा। तो लीवर से जो बाइल जूस निकला वो खाने को क्या करेगा, अल्कलाइन बनाएगा ताकि ट्रिप्सिन काम करे। और ट्रिप्सिन किसको ब्रेक डाउन करेगा, तो ट्रिप्सिन प्रोटीन को ही। पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। पैनक्रियास नेक्स्ट ग्लैंड आएंगे, लीवर के बाद पैनक्रिया के पास। यह भी स्मॉल इंटेस्टाइन में गया नहीं, उसके पहले ये काम हो जा रहा है। पैनक्रियास क्या करेगा, वो सीक्रेट करेगा पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में 3 तरह के एंजाइम है, ट्रिप्सिन, लिपेज एंड पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ट्रिप्सिन, लिपेज, पैनक्रियाटिक। और चूंकि फाइनली जो डाइजेशन होगा यहीं पर होगा। तो ट्रिप्सिन क्या करेगा, तो ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, लिपेज फैट को डाइजेस्ट करेगा, और पैनक्रियाटिक अमाइलेज, तो अमाइलेज तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में आया माउथ से, माल्टोज के फॉर्म में, ठीक है। ये माल्टोज को डाइजेस्ट करेगा और उसको ग्लूकोज बनाएगा। लिपेज फैट को डाइजेस्ट करेगा, उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाएगा। प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा ट्रिप्सिन, और उसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग इंटेस्टिनल जो एंजाइम है
उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो है वो कंप्लीट डाइजेस्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो वहाँ से ग्लूकोज बना वो विलीस के द्वारा ऑब्जर्व करके ब्लड वेसल के माध्यम से ईच सेल ऑफ ईच पार्ट ऑफ द बॉडी तक भेज दिया। सेल में जाकर ग्लूकोज बैठा हुआ है, उसको अब बर्न होना है, तो वो तो हम लोग रिस्पिरेशन में पढ़ेंगे। चलिए ये प्रोसेस को याद रखेंगे, और कौन कौन सा एंजाइम कहाँ से सिक्रेशन हुआ, वो किसको ब्रेक डाउन करता है, क्या बनता है, ये पूरा एकदम BBI है। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल आने वाले हैं। हम लोग ये जो है ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, तो इसके बारे में जो भी टॉपिक था मैंने बताया कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। उस टॉपिक को आप लोग विशेष ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका जो भी प्रोसेस होगा, क्या है आपका रिस्पिरेशन, तो रिस्पिरेशन वाले टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।